Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adoverse News Analysis. Today is 31st July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adoverse News Analysis, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज 10,000 children in relief camps in Manipur sessions on for stress relief. अब आप सभी को पता है कि मणिपुर में यहाँ पर क्या चल रहा है और ये जो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? आपका विमेन्स एंड चिल्ड्रन पर. किस पर? विमेन एंड चिल्ड्रन पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है. तो इसी के चलते अभी हम आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं तो 10,000 जो चिल्ड्रन है वहाँ पर उनके लिए एक रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है. उनके लिए वहाँ पर एक स्ट्रेस रिलीफ सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके कारण मतलब कि जो मणिपुर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है किस पर पड़ा है? बच्चों के ऊपर पड़ा है. वो मेंटली साइकोलॉजिकली यहाँ पर क्या हुए हैं? स्ट्रेस आउट हुए हैं. तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए यहाँ पर सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिससे क्या कर सके उन्हें यहाँ पर हम अच्छे से, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उससे हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें. ओके तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो देखिए कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इसका जो लार्जर इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहले विमेन पर पड़ता है और उसके साथ साथ यहाँ पर चिल्ड्रन पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है. ओके तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट. यहाँ पर आपकी एक छोटी सी एक और न्यूज़ आ जाती है कि एटलीस्ट 44 किल्ड नियरली 100 इंजर्ड इन सुसाइड बॉम्ब अटैक इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में क्या होता है? एक सुसाइड बॉम्ब अटैक होता है जिसके कारण यहाँ पर 100 लोगों की मतलब 100 लोग से ज़्यादा क्या है इंजर्ड हैं और 44 पीपल्स की यहाँ पे क्या होती है? आपकी जान चली जाती है. तो देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन आ जाती तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी क्या होते रहते हैं, मल्टीपल से यहाँ पर अटैक होते रहते हैं. बट स्टिल हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है अभी भी उसको क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके तो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. आज का हमारा क्वेश्चन मतलब कल का हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो लीफ मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हमें बताना है. कहाँ पर होता है? आपका जो डेजर्ट एरिया होता है टू इनहिबिट वाटर लॉस. इनहिबिट वाटर लॉस का मतलब होता है कि वाटर लॉस को कम करने के लिए जो डेजर्ट एरिया होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, ट्रीज तो एटलीस्ट वहाँ पे होते नहीं मतलब मेनली बहुत ज़्यादा, बट जो प्लांट्स होते हैं तो उनकी लीव कैसे होती है, उनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है जिसके कारण वो वाटर लॉस को क्या कर पाए? कम कर पाए. ओके तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थ्रॉन इंस्टेड ऑफ लीव्स. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया आपका और ये किसके द्वारा? यूपीएससी में आपका ये 2021 का क्वेश्चन पूछा है. 2021 का ये क्वेश्चन है. ओके अब इसमें आप इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अगर जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था आज वो लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ओके तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा, तीनों हमारे राइट ऑप्शन है. वहाँ का जो आपका डेजर्ट एरिया होता है वहाँ की जो लीव्स होती है वैक्सी होती हैं और कैसी होती है? हार्ड होती हैं. वैक्सी का मतलब उनकी जो लीव्स होती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा वैक्स होता है तो वाटर का जो लॉस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी सही हो जाता है. दूसरी हम बात करते हैं टाइनी लीव्स होते हैं. लीव्स कैसी होती है? छोटी छोटी होती है जिससे कि जो वाटर का एवेपोरेशन होता है वो कम होता है क्योंकि वाटर से भी क्या होता है यहाँ पर वाटर लीव्स के थ्रू वाटर का जो होता है यहाँ पे मतलब कि एवेपोरेशन होता है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है? लीव्स छोटी छोटी होती है तो ये जो वाटर लीव्स के थ्रू एवेपोरेशन होता है उसको हम रोक सकते हैं. थर्ड इसमें थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. लीव्स ज़्यादा नहीं होती, आपने देखा होगा जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कैक्टस का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. तो वहाँ पे लीव्स की प्लेस पर क्या होते हैं? थ्रोन्स होते हैं. जब वो क्या करते हैं जो वाटर होता है उसको लॉस होने से बचाते हैं. तो इसमें आपका राइट कोड क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन हो जाता है आपका 1, 2 एंड 3. ओके आप और देख सकते हैं कि द हार्ड एंड वैक्सी लीव्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट आर हार्ड एंड वैक्सी टू रिड्यूस द सरफेस एरिया
फॉर ट्रांसपिरेशन, दिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो ये क्या करता है, जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, सरफेस एरिया से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए वहाँ की जो लीव्स होती हैं कैसी होती है, हार्ड एंड वैक्सी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइनी एंड नो लीव्स। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव टाइनी लीव्स और नो लीव्स एट ऑल, रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, इंस्टेड दे हैव स्टेम दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा उसका जो स्टेम होता है, आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, तो मेनली उसमें कभी कभी लीव्स होते हैं, कभी लीव्स नहीं होते हैं, उसके प्लेस पर थ्रोन्स आ जाते हैं, और उनका जो स्टेम होता है उसी के थ्रू कभी कभी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की वहां पर प्रोसेस होती है। थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, सम डेजर्ट प्लांट्स हैव थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। द thorns help to protect the plants from herbivores and also help to reduce transpiration। तो आपके जो यहाँ पे कांटे, आपने देखा होगा ना, लीव्स में से कांटे लगे होते हैं, कैक्टस में से कांटे होते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो एक तरीके से हार्बिवोरस प्लांट्स हैं प्रोटेक्ट करते हैं, हार्बिवोरस प्लांट्स उससे प्रोटेक्ट करते हैं, और जो ट्रांसपिरेशन है उसका भी यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और उन्हें आपको कंसिडर करते हुए ये बताना है वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। Okay, now first statement is saying the governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government। जो RBI के गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, पहला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो RBI होते हैं RBI के जो गवर्नर होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो RBI को क्या कर सकती है, डायरेक्शंस इशू कर सकती है। आपको स्टेटमेंट समझ में आया? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस या राइट ऐसे मेंशन है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि वो क्या कर सके, डायरेक्शंस जो डायरेक्शंस है उसको इशू कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीजें आती हैं, तो उस बेसिस पर RBI को क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारी, द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। यहाँ पर जो गवर्नर की पावर है, गवर्नर जो पावर ड्रॉ करते हैं वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं, RBI एक्ट से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ, कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास फिर से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं और आपको ये बताना है वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। पहला यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ज्यादातर जो आपकी जो कोरल रीफ्स होती है, आप सभी को पता होगा कोरल रीफ्स क्या होते हैं। आप एक छोटी सी इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स की बात करते हैं, उन्होंने पहला ये कहा कि जो कोरल रीफ्स होते हैं मेनली ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। Okay, now second statement is more than 1/3 of the world's coral reef are located in territories of Australia, Indonesia and the Philippines। वो ये कह रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1/3 पूरे वर्ल्ड में कोरल रीफ्स है, कहीं ना कहीं आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी, बट उसमें से जो 1/3 कोरल रीफ्स है वो कहाँ लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही होती है या गलत, आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोरल रीफ्स होस्ट far more animal phyla than those hosted by tropical rainforest। अब इसमें ये पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं वो ज्यादा एनिमल्स जो आपके फाइला होते हैं ज्यादा होस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ साथ व्हाट इज कोरल रीफ्स, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, मतलब आपको क्या समझ में आता है व्हाट इज कोरल रीफ्स, वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप लोगों को इतना ही वर्क यहाँ पर करना है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट एडिटोरियल है इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, द रिलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप इसको एथिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के बारे में बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर ह्यूमैनिटीज का यूज करके
ह्यूमैनिटी जो आपकी ह्यूमैनिटीज़ है उसको एज अ रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इस आर्टिकल में। हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटर ट्रुथ्स इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड। अब यहाँ पर महाराष्ट्र शुगर फील्ड के बारे में बात की गई है। तो देखिए कई बार क्या होता है, आप इस आर्टिकल को देखेंगे, अगर कोई इशू आता है जैसे कि पब्लिक सोशल इशू आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर पिटीशन फाइल की जाती है। लोगों के द्वारा क्या होता है, आपका पिटीशन फाइल की जाती है कि यहाँ पर जैसे कि कोई कम्युनिटी के पीपल है, इनके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रही है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, उस बेसिस पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। बट ये जो महाराष्ट्र वाला ये जो केस आ रहा है, इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस मतलब रिसेंटली यहाँ पर देखा कि जो महाराष्ट्र की शुगर फील्ड है और वहां पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके साथ कितना ज्यादा क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन्होंने खुद से ही सो मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपकी जो अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्टिकुलर इशू आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, उसको खुद से क्या करती है, उठाती है, उस पर एक्शन लेती है और उसमें कोई स्टेटमेंट इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं सू मोटो कॉग्निजेंस। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हैज रिसेंटली टेकन सू मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स दैट माइग्रेंट सीजनली फ्रॉम ड्रॉट अफेक्टेड एंड वाटर स्केर रीजन्स फ्रॉम मराठावाड़ा टू द शुगर बेल्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न महाराष्ट्र। अब हम वेस्टर्न यहाँ पर आपकी दो वर्ड आ जाते हैं। पहला क्या हमने बात करी, इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स, इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स। अब ये इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स क्या होता है, माइग्रेशन की आप बात करते हैं, माइग्रेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंटर स्टेट, क्या होता है पहला, इंटर स्टेट, और दूसरा होता है आपका इंट्रा स्टेट। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट आप मान लीजिए इंटर स्टेट, दूसरा हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है आपका जो माइग्रेशन हो रहा है बिटवीन दी स्टेट्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूपी से जा रहे हैं बिहार, या फिर आप मान लीजिए हम बिहार से गए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में गए, ठीक है। तो जो बिटवीन दी स्टेट्स होता है उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन। और विद इन दी जब स्टेट होता है माइग्रेशन, यहाँ पर आपका जब विद इन दी स्टेट होता है उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, तो आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। महाराष्ट्र आपका बहुत बड़ा स्टेट है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वेरियस रीजन होते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में वाटर, पानी की कमी हो रही है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ मूव हो गए, ईस्ट से वो साउथ की तरफ मूव होके जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, विद इन द स्टेट माइग्रेशन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ओके, तो इसमें देखिए किस चीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिसेंटली स्टेटमेंट आपकी इशू करी है कि जो आपका इंटर स्टेट वर्कफोर्स है उनके साथ बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं बैकबोन होते हैं हमारी सोसाइटी के। स्पेशली जब हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो दे आर द बैकबोन ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंटर स्टेट जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आपकी शुगर इंडस्ट्री की, जो शुगर केन इंडस्ट्री होती है उसकी बैकबोन है। ओके, नाउ यहाँ पर जो आपका मराठावाड़ा जो रीजन है वहां पर थोड़ी पानी की कमी आ जाती है और वो थोड़ा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है। तो लोग क्या करते हैं, जब उनका राबी सीजन यहाँ पर स्टार्ट होता है तो उस स्टेट से वो मूव करके कहाँ आते हैं, आपका जो जहां पर काम मिलता है, जो महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट, वेस्टर्न साइड का जो महाराष्ट्र का रीजन है, जो शुगर बेल्ट रीजन है, वहां पर काम के लिए आते हैं। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके साथ बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। कैसा एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कौन सी आ जाती है आपकी, हम बात करते हैं मुकद्दम सिस्टम की। मुकद्दम सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपका, एक जैसे कि आप मान लीजिए जमींदार होता है और जमींदार ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इशू किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लेबर के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि हम इतने लेबर्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर जो आपका मालिक होता है ना, जो भी यहाँ पर आपका मालिक होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर वेजेस लेते हैं। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 100 क्या है आपके
100 यहाँ पर क्या है आपके लेबर्स हैं, और उन 100 लेबर्स को हमें क्या करना है, वेजेस प्रोवाइड करना है। हर 100 लेबर्स को हम मान लीजिए हर दिन हम 100 रुपीज़ का वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, हर दिन का उनका कितना है 100। बट जो आपका मुकद्दर सिस्टम में आप क्या देखते हैं कि जो मास्टर होता है 100 के बजाय वो कितना करता है, वो 50 रुपीज़ देता है। तो इस तरीके से पहला एक्सप्लॉयटेशन, वेजेस के साथ उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उनकी वर्किंग आवर्स में कोई भी यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं होती है। वो वर्किंग आवर जितना होता है उससे भी ज़्यादा क्या करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे वेजेस में डिफरेंस होता है किसके साथ, विमेंस के साथ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे विमेन क्या करती हैं, यहाँ पर एक्सप्लॉइट होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप विमेन का सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि माइग्रेंट women worker and ensuring their health, safety and environment in the sugarcane labor market. In the sugarcane harvesting task, women worker are engaged in strenuous work such as hand load, cane bundle and carry heavy weights on ट्रक्स एंड ट्रॉलीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे विमेन का, सबसे पहला विमेन का क्या इशू आ जाता है, आपका वेजेस का डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो मेल होता है उसको यहाँ पर अलग वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो विमेन होती हैं उन्हें अलग वेजेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड जो होता है, हेल्थ का इशू आ जाता है। क्या हेल्थ का इशू आ जाता है। थर्ड, हम विमेन का जो इशू देखते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। और मेनी ऑफ बहुत सारी स्टडीज़ में ये आता है कि जो मुकद्दर सिस्टम में जो मेल वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो विमेन होती है उनको सेक्सुअली क्या करते हैं, हैरेस करते हैं। इसी के चलते विमेन की जब एज यहाँ पर कम होती है 15 से, यहाँ पर एक यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी आई है जिसके कारण उन्होंने ये बताया कि उनको वेरियस जो गायनेकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं उनसे फेस करना पड़ता है, वेरियस डिसऑर्डर्स होते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स में हमने ये देखा, जो प्रेगनेंसीज होती हैं 15 to 17 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लेबर के साथ ही क्या हो जाता है, उनका शादी करवा दी जाती है, चाइल्ड मैरिज होती है। और 15 से 17 साल के बीच में ही हम ये देखते हैं कि विमेन क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्या होता है, उनके पास पूरी आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं, उनको नहीं मिलती हैं, तो वो काम करती हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो क्या बहुत ज़्यादा हैवी लोड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। तो क्या होता है, इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट विमेन है उसकी भी हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है, साथ साथ जो बच्चा है उसकी भी हेल्थ पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि migrant causes problem for adolescent girl resulting in early pregnancies, deliveries in the absence of trained birth attendants, frequent childbirth, no exclusive breastfeeding for the first 6 months and many other problems। अब देखिए कुछ लोग अगर उनकी डिलीवरी भी हो जाती कुछ विमेंस की, तो उसमें क्या होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती बच्चों को, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। तो बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए यहाँ पर, जो पोस्ट डिलीवरी के बाद यहाँ पर जो केयर मिलनी चाहिए, तो वो बच्चों को नहीं मिल पाती और ना ही यहाँ पर विमेन को मिल पाती। तो ये विमेन के साथ सबसे बड़ा इशू है। आप लोगों ने यहाँ पे हिस्ट्रिकोकेमी के बारे में यहाँ पे सुना होगा, जिसमें जो विमेन का यूट्रस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विमेन ने यहाँ पे कंप्लेन किया कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो कई बार जब डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो विमेन का यूट्रस होता है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। विमेन को कई बार पता भी नहीं चल पाता कि उनके साथ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? इससे क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होंगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगी मतलब जल्दी क्या, वो फिर जब यूट्रस ही रिमूव हो गया तो प्रेग्नेंट कैसे होंगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, उनका जो वर्क फोर्स है, फिजिकल वर्क फोर्स यहाँ पर इंक्रीज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने विमेन के साथ, जो माइग्रेंट लेबर वर्कर्स हैं, विमेन माइग्रेंट वर्कर्स, उन्हें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ओके अब चिल्ड्रन की बात करते हैं। चिल्ड्रन को यहाँ पर जो बच्चे होते हैं विमेन के साथ, जो फैमिली के साथ बच्चे आते हैं, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता, जो प्रॉपर एजुकेशन है, क्योंकि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वहाँ के जो पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं उन्हें वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता। तो एजुकेशन सिस्टम उनका इम्पैक्ट होता है, हेल्थ सिस्टम पर भी क्या होता है, उनके इम्पैक्ट होते हैं। अब लास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं किसको, सोशल सिक्योरिटी को। उन्हें प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से पूरी जो सोशल सिक्योरिटी वो भी नहीं मिल पाती है। ओके तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देयर नीड टू बी इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट सीजनल माइग्रेंट्स हैव एक्सेस टू जस्टिस एंड आर गारंटीड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या इंश्योर करना होगा कि जो आपके सीजनल माइग्रेंट्स हैं वो जस्टिस को यहाँ पे एक्सेस कर सकें और उन्हें सेफ और हेल्दी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए। क्यों? क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी। Okay, now with a strong political will, it is possible to create a favorable legal environment to protect rights of the migrant by strengthening the labor administration। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रांग हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं,
उनके लिए एक फेवरेबल लीगल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, ये फिर से आर्टिकल हमने इसको देखिए डिस्कस किया है, किसके बारे में, मॉब वायलेंस के बारे में ये आपका आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि सेंटर और जो स्टेट्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि किस तरीके से जो मॉब वायलेंस हो रहा है उसको हम अकाउंट करें, होल्ड करें। क्योंकि जो मॉब लिंचिंग क्या होती है आप सभी को पता होता है कि जब बहुत बड़ी भीड़ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के पीपल के ऊपर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और जब भीड़ की भीड़ पूरी इकट्ठा हो जाती है और किसी के ऊपर अटैक कर देती है, लिंचिंग का मतलब यहाँ पर मतलब कि उसकी डेथ ही हो गई है। तो जब यहाँ पर आपकी कोई भीड़ होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा और वो क्या करती है, किसी के ऊपर वायलेंस करती, तो उसे हम कहते हैं मॉब वायलेंस। मॉब लिंचिंग क्या होता है, देखिए इसी से रिलेटेड आपका एक और आर्टिकल आ जाता है टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में कि स्टेट लैक्स रिस्पॉन्स टू लिंचिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ 6 स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू पिटीशन बाय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर देयर फेलियर इन द पास्ट 5 ईयर टू एक्ट अगेंस्ट लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस कमिटेड मुस्लिम बाय कॉ विजिलेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वेरियस लोग यहाँ पर, जैसे कि कोई काऊ का केस आ जाता है, गाय का केस आ जाता है कि गाय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो बहुत सारे आपके केसेस आ जाते हैं। 2017 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग बिल लेकर आ सकती है, एक्ट लेकर आ सकती है, रूल लेकर आ सकती है, लॉ लेकर आ सकती है, जिससे हम क्या कर सके, ये जो मॉब लिंचिंग है, अगर देखिए कोई पर्टिकुलर लॉ आ जाता है तो इससे क्या होगा कि उसमें कोई ना कोई पनिशमेंट भी होगी। अगर पनिशमेंट होती तो इसकी जो मॉब लिंचिंग के केसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर नोडल एजेंसी को क्या करने की बात की गई, कि स्टैब्लिश करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप देखेंगे in 2018 the court Tehseen Poonewala versus Union of India has held that it was the sacrosanct duty of the state to protect the lives of its citizen and the authorities have the principal obligation to prevent vigilantism of any kind। तो यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को क्या करें, यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, और ये इनका एक प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन है कि वो क्या कर सके, इस तरीके की जो लिंचिंग होती है, प्रॉब्लम्स केसेस होते हैं, तो उन्हें प्रिवेंट किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर वेरियस गाइडलाइंस को इशू करने की बात की गई है कि हम क्या कर सकते हैं कि नोडल जो एजेंसी है, नोडल ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, डेजिग्नेट किया जा सकता है, जिससे वो क्या कर सके, ये जो जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस आते हैं उसको देखें और उसको यहाँ पर खत्म कर सके पूरी मतलब कि देखिए कहीं ना कहीं इसको हम क्या कर सके, रोक सके। ओके, क्योंकि भीड़ क्या ये सोचती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पर्टिकुलर, जैसे कि आप सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं रेप केसेस का। जब वुमेन के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, या आप देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड के साथ यहाँ पर रेप होता है, तो भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जो आपकी भीड़ होती है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, और वो डिमांड करती है कि जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर मतलब कि जो पर्सन है जिसने यहाँ पे क्राइम किया है उसे यहाँ पर सजा मिले। और जब फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, केसेस बहुत लंबे चलते हैं और भीड़ का जो गुस्सा वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उस केसेस में आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि भीड़ में ही जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। वो लोग उसके साथ इतना ज्यादा वायलेंस करते हैं, उस पर इतना ज्यादा अटैक करते हैं कि जो भीड़ होती है अपने आप को ही क्या समझने लगती है, अथॉरिटी समझने लगती है। अब देखिए अगर ये ऐसा होता है हमारी कंट्री में तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है किसके ऊपर, हमारे लॉ सिस्टम के ऊपर, कि हमारा जो लॉ है वो क्या कर पा, जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो भीड़ क्या समझती है कि अगर हमारी जो कोर्ट है, हमारी जुडिशरी, हमारी जो लॉ है, अगर वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो भीड़ क्या करेगी, यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। एक इसका जो लार्जर इम्पैक्ट हमें सामने देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, मॉब लिंचिंग के लिए स्टेट और सेंटर को यहाँ पर अकाउंट करना होगा, किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, अ क्राइसिस ऑफ एकेडमिक एथिक्स इन इंडिया। अब यहाँ पर एकेडमिक एथिक्स की बात की जा रही। इस आर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा इसका यहाँ पर एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च होती है, आपकी वेरियस रिसर्च होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम एकेडमिक एथिक्स की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो उस एग्जाम में यहाँ पर क्या होता है, चीटिंग्स भी होती हैं। तो हम चीटिंग यहाँ पर करते क्यों हैं,
इसका यहाँ पर रीजन पूछा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल चीटिंग हो रही है, दो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैठकर आपस में चीटिंग कर रहे हैं। थर्ड पर्सन को यहाँ पे पता है कि हाँ ये ये दो जो पर्सन है, यहाँ पर ए है और ये बी, ए भी यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं। अब ये बात सी को पता है, बट सी ने भी इसकी कंप्लेन नहीं करी। तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, आपका जो एकेडमिक है वहां पे एथिक्स हमें दिख रहा है, उसका क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसमें रिसर्च की बात की जा रही है कि कई बार जो आपके पीएचडी स्टूडेंट्स की इसमें आपका जिक्र किया गया है कि कई बार जो आपके पीएचडी होल्डर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बुली की जाते हैं, किसके द्वारा, गाइड्स के द्वारा किए जाते हैं। तो आप देखेंगे बुलिंग बाय गाइड्स इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड इशू इन इंडिया। वन गाइड थ्रेटन्ड एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन फाइन्स फ्रॉम पीएचडी स्टूडेंट फॉर माइनर इन्फ्रैक्शन सच एज कमिंग 5 मिनट लेट फॉर द लैब मीटिंग। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया कि एक जो बच्चा था, लैब मीटिंग होती है तो उस लैब मीटिंग में वो 5 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो उस लेट के कारण उसके ऊपर 1000 रुपए का क्या लगाया जाता है, फाइन लगाया जाता है, और उसके साथ मतलब आप देखेंगे उसको थ्रेटन भी किया जाता है। तो इस तरीके के केसेस हमें सामने देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो इंडियन स्टूडेंट है वो ट्राई करते हैं कि वो अपनी पीएचडी कहाँ से करें, अपनी जो एजुकेशन है उसको कहाँ से एक्सेस करें, अब्रॉड में जाके वहां पर एक्सेस करें। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया कोई जो डिफरेंट टाइप के एकेडमिक लीडर्स का बिहेवियर, मेनली जो एकेडमिक लीडर्स है वो ये सोचते हैं कि उनके पास क्या आ गई, पावर आ गई है, अब वो क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कमांड कर सकते हैं। तो देयर इंडिया नीड टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम इट्स एकेडमिक लीडर्स विच इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये क्या है, हमारे जो एकेडमिक लीडर्स हैं उनका बिहेवियर में हमें चेंज करना होगा। इंस्टीट्यूशन मस्ट टेक एथिक्स सीरियसली एंड नॉट टॉलरेट डेलिबरेट मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एथिक्स को क्या करना होगा, सीरियसली लेना होगा, और ये जो डेलिबरेट मिसकंडक्ट होते हैं उसे टॉलरेट हमें नहीं करना है। ओके, देयर मस्ट बी क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एंड ट्रेनिंग इन एन एक्सपेक्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए। अब कई आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एकेडमिक्स होती हैं, वहां पर आपके एथिकल कोड्स तो होते हैं, बट उन एथिकल कोड्स को क्या किया जाता है, आपके फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, तो when leader tolerate academic fraud but become hypersensitive to perceived slight to power, it is a sign that ethical and academic foundation have gone astray। तो यहाँ पर अगर आपका एथिक्स यहाँ पर चला जाता है तो इसके साथ साथ क्या चला जाता है, आपका जो एकेडमिक फाउंडेशन है वो भी एक तरीके से खत्म हो जाता है। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हर्डल्स टू ओवरकम बिफोर बिकमिंग डिजिटल इंडिया। हम यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, एक डिजिटल इंडिया बनना चाहते हैं, बट उसके सामने हमारे बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं। अब इस कुछ हर्डल्स की इसमें बात की जा रही है। आप देखेंगे हमारा यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है, हम बहुत ज्यादा क्या करें, यूपीआई पेमेंट जो आप किसी भी किराने के पास जाएंगे या फिर आप किसी ठेले में भी जाते हैं तो वहां पे आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यूपीआई का ट्रांजैक्शन आपका बहुत ज्यादा बड़ा भी है, स्पेशली आप 2020 के बाद जब से कोविड आया है उसके बाद से भी आप देखेंगे कि हर जगह आपको यहाँ पे यूपीआई सिस्टम मिल जाता है। अब यहाँ पे हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो उस डिजिटल इंडिया में यूपीआई के साथ साथ आपका जो नेफ्ट है और आईएमपीएस सिस्टम है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। बट हम क्या देख रहे हैं इसमें, मतलब जो आपका आईएमपीएस सिस्टम नेफ्ट होता है उसमें हम कार्ड, जो आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसका हम यूज करते हैं। बट सबसे ज्यादा हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूपीआई का कर रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है। पहला यहाँ पे हर्डल क्या है, पहला हर्डल ये है कि हमने बात करी जैसे कि आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स तो हैं, बट उन बैंक अकाउंट्स में से आपके ज्यादा से आपके हाफ ऑफ द बैंक अकाउंट्स कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। ओके, ये रिपोर्ट आती है, आपकी एक रिपोर्ट आती है कि 2014 में आप देखेंगे पॉपुलेशन की वर्ल्ड बैंक की ये वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इंडेक्स सर्वे, while 53% of the population had bank accounts in 2014, 80% of the population had bank accounts in 2017 and 21। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो 53% ऑफ द पॉपुलेशन के पास क्या था, बैंक अकाउंट था, और ये बढ़कर अब कितना हो चुका है, 80% हो चुका है। बट स्टिल आप देख रहे हैं तो इसमें से 38% जो बैंक अकाउंट्स है वो कैसे हैं, इनएक्टिव है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट आपके खोले गए थे तो वो जो आपकी वेरियस स्कीम आती है जैसे कि जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट्स आपका होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो इन जो टारगेट को हमने तो मीट कर लिया कि हाँ हमारे जो सिटीजन्स है वहां पर उनके पास, हर एक सिटीजन के पास बैंक अकाउंट है, बट वो सारे बैंक अकाउंट्स क्या है, एक्टिव नहीं है। ओके, स्पेशल अब नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विमेन्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। 32 वर्सेस 23, यहाँ पर 32% विमेन का आता है और 23% किसका आता है, विमेन का आता है। मतलब कि एंगेजमेंट सबसे ज्यादा किसका देखने को मिलता है, मेन का यहाँ पर देखने को मिलता है।
ओके, नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है, देयर इज नो अर्बन रूरल डिवाइड और इनकम ग्रुप डिवाइड इन द पोजीशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। यहाँ पर कोई भी रूरल और अर्बन के बीच में डिफरेंस नहीं है। मतलब कि रूरल एरिया की अगर बात करते हैं तो रूरल एरिया में आपको बहुत ज्यादा कम दिखाई दे, मतलब कि यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन हम डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं इसमें कम गैप दिखाई देता है, किसके बीच में, रूरल और अर्बन एरिया के बीच में। तो आप देखेंगे, सिमिलरली इफ वी कंसिडर द पुअरेस्ट 40% ऑफ द इंडियंस, 35% ऑफ देम हैव इनएक्टिव अकाउंट्स। अगर हम पुअर की बात करते हैं, जो आपकी पुअर पीपल हो जाते हैं, तो अगर वो 40% है तो उस 40% में से 35% जो उनका अकाउंट है वो क्या है, इनएक्टिव है। और रिच की अगर हम बात करते हैं तो जो 22% पॉपुलेशन है, 60% का अकाउंट है, उसमें से 22% क्या है यहाँ पर, इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, यूपीआई की जो पॉपुलैरिटी है आप सभी को पता है कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, बट स्टिल यहाँ पर सिर्फ 35% ही जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। अब आपको यहाँ पे वेरियस डेटा प्रोवाइड किया गया है जो ये बता रहा है कि किस कंट्री में यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा आपको क्या, एक शार्प जेंडर गैप देखने को मिलता है ट्रांजैक्शन में, कि ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, आपका जो मेन होता है ना, आपके जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो मेल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है, बट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन 13 पॉइंट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन इन हाई व्हेन कंपेयर द मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग वियतनाम। वियतनाम में 48% मैन का है और 44% यहाँ पे विमेन का है। ब्राजील में 80% मैन का है और 73% विमेन का है। चाइना में 87% मैन का है और 85% विमेन। एंड केन्या में 82% मैन का है एंड 74% ऑफ विमेन। बांग्लादेश की अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, इंडिया से तो मतलब ज्यादा ही है, बट स्टिल ये जो जेंडर गैप है इसे हमें क्या करना होगा, तो ये कुछ हर्डल्स हैं जो कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनने में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो हर्डल्स हैं उन्हें ओवरकम करना होगा, तभी हम क्या बन सकते हैं, डिजिटल इंडिया बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकस आइलैंड। अब यहाँ पे कोकस आइलैंड की बात करते हैं। कोकस आइलैंड की जो आपका लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोकस आइलैंड आप देखेंगे कहाँ पर है, ये देखिए इसकी जो लोकेशन कैसी है, ये आपका इंडिया है, ये आपको आप इस मैप में देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये आपका इंडिया है यहाँ पर। उसके बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका जो ईस्ट साइड में अगर आप आएंगे यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया जाता है और ये है आपका कोकस आइलैंड। ओके, तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इंडिया को क्या मिल जाती है, एक्सेस मिल जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, आपके जो ऑपरेशंस हैं उसको आपके जो वेरियस मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, नेवी ऑपरेशंस हैं, अगर उसको यहाँ पे वो कंडक्ट कर सकें तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंडियन ओशन में भी आपका आता है, आप सभी को पता है ये कहाँ आता है, इंडियन ओशन में आता है। तो अगर इंडिया को यहाँ पर ऑपरेट मिलता है तो इंडियन ओशन में भी आप सभी को पता है क्या कर सकता है, इंडिया ऑपरेट कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ आप सभी को पता है इंडिया कितना ज्यादा यहाँ पर इंगेज है, आपका क्वाड का पार्टनर एक तरीके से, क्वाड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है आपके, वेरियस यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है किसके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर जो कोकस आइलैंड है इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखेंगे ये कोकस आइलैंड है, यहाँ से आप सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईस्ट टाइमर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सारी जो कंट्रीज हैं उनसे क्या कर सकते हैं, उनके साथ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यूज़ क्या है, एक्चुअली न्यूज़ ये है कि द planes were at Cocos Island for a week, which can be important base for refueling and operational turmoils for the Indian Armed Forces. India aimed to increase its military-to-military engagement, deepening interoperability in the region. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है किसके बीच में, तो आप देखेंगे इंडियाज टू एक्सेस कोकस एंड क्रिश्चियन आइलैंड वुड हेल्प द नेवी मॉनिटर मूवमेंट इन द इंडियन ओशन। ये अगर यहाँ पर हमें अच्छी एक्सेस मिल जाती है तो इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन ओशन में नेवी का हमारा जो मॉनिटर मूवमेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। आप कोकस आइलैंड के बारे में और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कोकस आइलैंड क्या है आपका, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नदर्न बे ऑफ बंगाल में है आपका, दे आर पार्ट ऑफ द यांगनोन रीजन ऑफ म्यांमार। कोकस आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 आइलैंड्स, इसमें आपके 5 आइलैंड्स आ जाते हैं, 4 ऑन अ ग्रेट कोको रीफ एंड 1 इज अ लिटिल कोको रीफ आपका आ जाता है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप लाइज पैराफिस, यहाँ पे आपके वेरियस बिलोंगिंग टू म्यांमार। तो आप इसकी लोकेशन बस देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हमें देखिए कोको आइलैंड में क्या मिलती है, एक्सेस मिलती है, तो आप यहाँ पे श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड,
मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका ये इंडियन ओशन है यहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है PSLV पुट 7 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट फॉर मोर मिशन दिस ईयर। अब आपका PSLV की आप सभी ने देखा होगा, PSLV ने क्या किया, 7 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में यहाँ पर क्या किया है, पुट किया है, और ये मिशन आपका सक्सेसफुल भी रहा है। PSLV की बात करते हैं तो देखिए, द प्राइमरी सैटेलाइट, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ये सिंगापुर बेस्ड सैटेलाइट थी, आपको ये याद रखना है। तो प्राइमरी सैटेलाइट क्या थी आपकी, DSSAR वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस। तो ये जो आपकी सैटेलाइट, इसका काम क्या था, ये जो सैटेलाइट को यहाँ पे ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया है, तो इसका मेन काम ये था कि आपका जो स्पेस में डेब्रिस हो रहा है, डेब्रिस का मतलब जो यहाँ पर स्पेस का कचरा है। तो देखिए, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसी तरीके से एक तरीके आप कर सकते हैं स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस का मतलब आपका होता है, जैसे कि वेरियस सैटेलाइट्स हैं, अब हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, अब उनका काम खत्म हो गया, तो एक तरीके से वो डेब्रिस ही बनती जा रही है ना, कचरा ही बनती जा रही है वहां के लिए। तो वो स्पेस को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने एक सैटेलाइट को यहाँ पर बनाया है, जिसका नाम है DSSAR। और ये सैटेलाइट्स किसके द्वारा लॉन्च की गई, आपकी PSLV, यहाँ पर आपका व्हीकल क्या था, PSLV था। ओके, तो सैटेलाइट कहाँ की थी, सिंगापुर की थी, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसके साथ साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई, तो आपको इसके जो को पैसेंजर थे कौन कौन थे, वेलोम AM R23 kg, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट थी, एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनामिक एक्सप्लोरर AR कैडर एंड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट स्कूप सेकंड एंड 3U नैनो सैटेलाइट फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड। तो ये सारी सैटेलाइट्स, ये को पैसेंजर, मतलब हम टोटल 7 सैटेलाइट्स एक साथ यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, तो इसमें से ये सारे सैटेलाइट्स भी इसके साथ में थे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनयूज्ड उड़ान रूट्स विल बी अप फॉर रीबिडिंग। अब यहाँ पे देखिए, आपकी उड़ान एक स्कीम आती है 2017 में। उड़ान का मतलब क्या है, उड़ेगा देश का आम नागरिक, उड़ेगा देश का आम नागरिक। तो ये आपकी 2017 में स्कीम आती है, जिसके थ्रू आप देखेंगे डिसकंटिन्यूड रूट्स अंडर द गवर्नमेंट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। यहाँ पर क्या थी, आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, जिसको हम उड़ान के नाम से भी जानते हैं। तो पुट अप बिडिंग अगेंस्ट सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया कि इनमें आपके उड़ान के कारण क्या होते हैं, वेरियस यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं, वेरियस जो कनेक्टिविटी लाइन्स हैं, उसको बनाया जाता है, बट वो क्या है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव है। तो इसको बिडिंग के लिए क्या किया, सामने रखा गया है। तो आप देखेंगे 50% ऑफ दी RCA रूट्स हैव शट डाउन सिंस द लॉन्च ऑफ स्कीम इन 2017। तो 2017 से जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसके बाद से जो 50% जो रूट्स हैं RCS के रूट्स, उसको शट डाउन किया गया है। अब यहाँ पर 15 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया है। इस स्कीम के अंदर बहुत सारे आपके जो एयरपोर्ट्स थे उसको डेवलप करने की बात की गई थी। तो जो आपके वेरियस यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स डेवलप किए गए थे, बट उसका अभी कोई भी यूज नहीं रह गया है, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है कि बिडिंग के लिए यहाँ पे सामने रखा जा रहा है। अब आपके लिए यहाँ पे उड़ान स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है, ये स्कीम लॉन्च की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी इनैक्टमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का ये पार्ट है। ये कब तक के लिए एप्लीकेबल है, आपके 10 ईयर के लिए एप्लीकेबल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है रिमोट और रीजनल एरियाज में उसको इंप्रूव करना है, डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज एंड इनहेंसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टूरिज्म एक्सपेंशन को यहाँ पर बढ़ाना है, इनेबल कॉमन पीपल टू एक्सेस एयर ट्रेवल विद अफोर्डेबल रेट्स। तो यहाँ पर उड़ान का मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हर एक इंसान क्या कर सके, उन्हें एयर ट्रेवल एक्सेस कर सके इन अफोर्डेबल रेट, एंजॉयमेंट क्रिएशन इन द एविएशन सेक्टर। इसकी की फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो अंडर द स्कीम एयरलाइंस हैव टू कैप एयर फेयर 50% ऑफ द टोटल सीट्स एट ₹2500 per hour of the flight. This would be achieved through financial stimulus, वैलिडिटी गैप फंडिंग, रीजनल कनेक्टिविटी पॉइंट एंड पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसके थ्रू हमें क्या मतलब कि जो आपका टोटल सीट का जो आपका खर्चा आता है, जैसे कि हम टिकट जब कराते हैं तो उसका जो 0.5% एयर फेयर यहाँ पर लिया जाएगा, और इसको मीट करने के लिए यहाँ पर आपका फाइनेंशियल स्टिमुलस किया जाएगा। वीजी आपका जो वैलिडिटी गैप फंडिंग है, ये सारी चीजों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये जो आपकी स्कीम है 5 फेसेस में आपकी होती है। तो आपका फेज 1 जो लॉन्च होता है 2017 में लॉन्च होता है, उसके बाद जो फेज 2 होता है 2018 में लॉन्च
लॉन्च होता है। फेज 3 फिर आपका नवंबर 2018 में लॉन्च होता है। और अभी हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे फेज आपका जो 5 उड़ान 5.0 जिसको हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मेनली जो फोकस किया जा रहा है कि 20 to 80 सीट यहाँ पे कैटेगरीज एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जो मेनली फोकस कर रहा है कि जिसमें कैटेगरी जो आपकी 2 होगी इसमें 20 to 80 सीट्स होंगी और कैटेगरी 3 में यहाँ पर लेस देन 80 सीट्स यहाँ पर होंगी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। VGF to be provided will be capped at 600 kilometer stage length for both priority and non-priority area, earlier capped at 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपकी ये उड़ान स्कीम के बारे में हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे जो आपके रूट्स हैं अनयूज्ड है, तो उसको बिडिंग के लिए क्या किया गया है, सामने रखा गया है। ओके, तो देखिए न्यूज हमारी यहीं पे खत्म होती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन आज का ये था कि आपको यहाँ पे देखिए हमारे आरबीआई से रिलेटेड है। ओके, आरबीआई आपका क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया है। इसमें पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या होता है, सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी अ वन गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। यहाँ पर देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है क्या वो सही है। तो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पर क्या सही हो जाता है, सही है कि गलत है आप लोग बताएंगे। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग आप लोगों को ये बताना है। सो हियर आपकी यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, सेंट्रल प्रोविजन certain provisions in the Constitution of India given the central government the right to issue direction। अब ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये ऐसा कहता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो क्या कर सके, जो आपका आरबीआई है उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी मतलब इशू यहाँ पर डायरेक्शन कर सके, मतलब डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जो डायरेक्शन है उसको इशू कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बट ये जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो आरबीआई को डायरेक्शंस इशू कर सकती है, बट ये जो प्रोविजन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर सही होती है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो अपनी पावर को कहाँ से ड्रॉ करते हैं, आरबीआई एक्ट से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, 1 and 3 ओनली सी ऑप्शन। तो आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आप देख लीजिए, सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिवन सच डायरेक्शंस टू द बैंक एज इट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक कंसिडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे आरबीआई एक्ट में ये प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो भी बैंक के गवर्नर है उनसे कंसल्ट करके जो डायरेक्शंस हैं उसको इशू किया जा सकता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं है। कहाँ प्रोवाइड है, आरबीआई एक्ट में ये जो आपका प्रोविजन है ये प्रोवाइड किया गया है, इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है। और यहां से आपका सही ऑप्शन क्या निकल कर आता है, 1 and 3 ओनली। सो आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी आपका ओपिनियन है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।